हमारी पृथ्वी पर जब से जीवन की शुरुआत हुई है, एक चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो गई है, वो है पानी। पानी एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी ज़रूरत है जो सभी को होती है। जिसके अंदर जीवन है, उसको पानी की आवश्यकता होती ही है। चाहे फिर वो कोई लोग हो, चाहे जानवर हो, चाहे जंगल हो, चाहे जंगलों के अंदर पेड़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर जीवन है, उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। हमारे अंदर जो हमारा दिल है, वो जिस तरह हमारे खून को इधर-उधर पहुँचाने का काम करता है, इस दुनिया के अंदर वही काम नदियाँ करती है। तो जो धड़कन का काम हमारे लिए हमारा दिल कर रहा है, वही धड़कन का काम नदियाँ कर रही है पानी को इधर से उधर पहुँचाने के लिए। हमारी क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो राजस्थान की नदियों को लेकर हम बात कर रहे हैं और पिछली लगभग 7 क्लासों में हमने देखा है कि जो राजस्थान के अंदर जो नदियाँ हैं, उनकी विशेषताएँ क्या है, किस प्रकार वो काम करती है, किस प्रकार वहाँ पे बारिश का पानी आता है, किस प्रकार बादल बनते हैं, इनकी हमने डिटेल में बात की है। आज से हमारी जो क्लास शुरू हो जाएगी, वो क्लास राजस्थान की मुख्य नदियों को लेकर हो जाएगी और हर एक नदी को, चाहे फिर वो सहायक नदी रही हो, चाहे उप सहायक नदी रही हो, चाहे राजस्थान की मुख्य नदी रही हो, हम सब नदियों को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना और समझना हर एक चीज़ को, हर एक फैक्ट को ध्यान से सुनना और नोट करना, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड आए और अगर नदियों से आ रहा है तो भी गलत ना हो, राजस्थान की ज्योग्राफी से दूसरा क्वेश्चन भी कोई आ रहा हो तो हम लगभग राजस्थान के 60% ज्योग्राफी इन नदियों के द्वारा कंप्लीट कर देंगे। आपके सामने मैप है राजस्थान का और शुरुआत करने से पहले नदियों की हमको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ती है कि हमारा टॉपिक क्या है, हम पढ़ने क्या वाले हैं। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बाँटा जाता है, ठीक है? तो इनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक मैप बनाना है, उसके अंदर जो मैं बोल रहा हूँ उसको ऐड कर देना, आपका काम हो जाएगा, कोई अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुनना यहाँ पे, ये जो राजस्थान का मैप आपके सामने है, इस मैप के अंदर वही चीज़ देखनी है जो एक नोट के रूप में हम लिखते हैं और रखने की कोशिश करते हैं, उसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान के मैप को 4 दिशाओं में बाँट दो। तो 4 दिशाएँ कौन-सी हो जाएगी? उत्तर हो जाएगी, ठीक है? पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी और पूर्व दिशा हो जाएगी। यही 4 दिशाएँ हमारे लिए काम की है, देखना अब। राजस्थान को 2 बीचों-बीच से 2 भागों में बाँटने वाली जो रेखा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अरावली पर्वतमाला। और अगर बारिश की बात करेंगे तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हमारे सामने है और भौतिक राजस्थान में काफ़ी डिटेल में हमने इनको पढ़ा है। अब जो ये अरावली की स्थिति हमको मिलती है और या फिर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो हमको बात करते हैं हम, ठीक है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की जो हम बात करते हैं, इस रेखा से इधर जाने वाली सारी नदियाँ इस रेखा से इधर जाने वाली सारी नदियाँ अपना जल कहाँ पे लेके जाएगी? बंगाल की खाड़ी में लेके जाएगी। हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना, काफ़ी सारे यहाँ पे आंकड़े आने वाले हैं, ठीक है? दूसरी, इस रेखा से इधर जाने वाला सारा पानी या सारी नदियाँ वो अपना जल कहाँ पे लेके जाएगी? अरब सागर में लेके जाएगी, ठीक है? अब समझना यहाँ पे आंकड़ा क्या आता है हमारे सामने जो लगभग 40% पानी राजस्थान के अंदर जो बारिश होती है, राजस्थान के अंदर जो बारिश होती है उसका लगभग 40% पानी अरब सागर में जाएगा और अरब सागर की ओर जाएगा और लगभग 60% पानी बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगा, ठीक है? लगभग 60% पानी बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगा। हमको क्या समझना है? हमको क्या कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर 3 प्रकार की नदियाँ होती है। एक नदी होती है कौन-सी? जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती है। दूसरी नदी होती है वो कौन-सी? जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। और तीसरी नदी होती है वो कौन-सी? जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ होती है, जो अपना जल राजस्थान की ज़मीन के अंदर लेके चली जाती है। वो दिखाई नहीं देता है, फिर हम ट्यूबवेल लगाते हैं, वो लगाते हैं, उसके माध्यम से हमको दिखाई देता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ज़रूरी थोड़ी है क्या जैसे ही बारिश हुई सारा जल वहीं से अंदर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। नदी थोड़ी देर बहती है, थोड़ी आगे जाती है, उसके बाद वो लुप्त हो जाती है। इस प्रकार की नदियाँ होती है। तो ये जो जल बंगाल की खाड़ी की तरफ 60% नदियाँ लेके जाती है ना, यही समझना ज़रूरी है। इस जो 60% जो पानी लेके जाती है, इसी का 60% से 23% या 24% 23% या 24% पानी, ठीक है, वो कहाँ पे लेके चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में लेके चली जाएगी। उसके बाद माइनस कर लो 60% से कितना माइनस कर लो आप, लगभग 36% पानी कहाँ पे चला जाएगा? वो राजस्थान के अंदर चला जाएगा, मतलब कि भूमि के अंदर चला जाएगा। तो 36% हमने इधर से निकाल लिया, ठीक है? और ये 40% जो पानी अरब सागर के अंदर नदियाँ लेके जा रही है, उन्हीं में से लगभग कितना पानी? लगभग 16% या 17% पानी लगभग 16 या 17% पानी अरब सागर में जाएगा। बाकी पानी कहाँ पे चला जाएगा? बाकी पानी जो बचेगा वो पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 100% में से, 100% हो रहे हैं ना दोनों में से, तब हमारे सामने आंकड़ा निकल के आएगा, वो है 60%। इस तरह एवरेज निकाला जाता है कि लगभग 60% पानी राजस्थान की नदियों के द्वारा कहाँ पे ले जाया जाता है? तो राजस्थान के अंदर भूमिगत हो जाता है और उनको ही हम क्या कहते हैं? आंशिक प्रवाह की नदियाँ कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा टॉपिक।
तो अब आपके सामने 3 प्रकार की नदियाँ आ गई, आपको मैप बनाने की आवश्यकता है बस, लिखने की आवश्यकता है नहीं। अरब सागर लिखना, 16 से 17% पानी अरब सागर में चला जाता है, 23 से 24% पानी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, बाकी 40% और 60% पानी तो निकलने के लिए तैयार रहता है कि मैं बंगाल की खाड़ी में जाऊँगा, लेकिन बीच में वो भी गुम हो जाता है, ठीक है? उसी तरह जो छोटा बच्चा होता है उसको घर के बाहर से दूसरे घर में भेजा जाता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई नहीं जाए तो वो तीसरे घर में चला जाता है। वही स्थिति कहाँ पे बनती है? यहाँ पे बनती है, ठीक है? उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे, राजस्थान के 3 भाग हो गए, बंगाल की खाड़ी, बंगाल अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, ये तीनों बात हो गई। आंकड़े पे हमारे सामने आ गई कि कौन कितना पानी और कितने परसेंट पानी रखता है जो, ठीक है? अब अलग से इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम शुरुआत करेंगे राजस्थान की नदियों की। सबसे पहले जो नदी हम पढ़ने वाले हैं वो चंबल नदी है। चंबल नदी राजस्थान की एक तो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है? और दूसरा, इसका उद्गम राजस्थान के अंदर नहीं होता है बल्कि एमपी के अंदर होता है। और तीसरी बात, चंबल नदी जब हम पढ़ेंगे तो लगभग ये राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र पूरा कवर कर लेगी, और चंबल नदी के साथ ही इसकी सारी सहायक नदियां भी आ जाएगी, तो हम उनको भी एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। काफी गहराई से और काफी डिटेल में पढ़ना है तो क्लासें काफी ज्यादा लगेगी इसमें पढ़ने के लिए। चंबल की नदी का उद्गम ही हमको लगभग 2 क्लासें लगेगी, ठीक है? शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चंबल की जो बात आती है, जो बात करनी है हमको, वो उसके उद्गम को लेकर बात करनी है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। लेकिन अगर उद्गम की बात करेंगे तो हमको पहाड़ियाँ देखनी पड़ेगी कि किस स्थान से वो निकल रहा है और वो स्थान क्यों महत्वपूर्ण है जहाँ से वो चंबल नदी निकल रही है। क्योंकि स्थान अगर महत्वपूर्ण नहीं होता, उसकी ऊंचाई कम होती है, तो चंबल नदी जो अभी हमारे सामने है, चंबल नदी ने राजस्थान के अंदर लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर की बीहड़ बना दी है। जो लोगों के खेत हो सकते थे उस जमीन को किसी काम की नहीं रखा। लगभग 23, 33, 34 मीटर गहराई वाली नदी बन गई है ये। वहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अगर उस नदी के अंदर कोई गिर जाए तो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी उनको निकालने के लिए, तो भी कोई ना निकाल पाए, ठीक है? ऐसी स्थिति, इतनी गंभीर नदी है ये। शुरुआत करते हैं हमारी नदी की। सबसे पहले हमको 3 स्थितियां देखनी पड़ेगी। पहली स्थिति, अरावली पर्वतमाला। निर्माण कब हुआ अरावली पर्वतमाला का? भौतिक राजस्थान में हमने कितनी बात की अरावली को लेकर। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, लगभग कि जब मानव का जीवन की शुरुआत हो रही थी इस पृथ्वी के ऊपर, तभी अरावली का निर्माण हो गया था। मतलब कि पेंजिया के अलग होने से पहले ही अरावली का निर्माण हो गया था। और उसी के आसपास जो ये विद्यांचल श्रेणी आपको यहाँ पे बनाई गई है, दिख रही होगी, ठीक है? इसको मान लेना विद्यांचल श्रेणी है, क्योंकि जो हमने रेड डॉट ग्रीन डॉट बनाए की अलग अलग विशेषताएं की बात करेंगे इसलिए। तो यहाँ पे जो विद्यांचल श्रेणी है, जो श्रेणी है, ये भी अरावली के आसपास ही इसका निर्माण हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल में भी इसका निर्माण हुआ है। अगर एक नाम और दिया जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब कि जब मानव की शुरुआत हो रही थी तब इसका निर्माण हुआ है। अब शुरू करते हैं हमारी क्लास। नदियों की बात है तो ज्यादा दूसरी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है? अब देखना यहाँ पे, ये जो विंध्याचल श्रेणी है और यहाँ से निकलने वाली चंबल नदी, क्या चंबल नदी राजस्थान की तरफ ही क्यों मुड़ी? वो चाहती तो किसी और दिशा में भी मुड़ सकती थी ना। तो यही बात हमको समझनी है, तो सुनना यहाँ पे। ये जो आपको इस श्रेणी दिख रही ना, विंध्याचल श्रेणी, यहाँ पे शुरुआत में सिर्फ श्रेणी थी, कोई नदियां नहीं थी। और जब बारिश होने लगी, जब एक भूभाग भारत का अफ्रीका से अलग होता है और भारत के, मतलब अपना भारत बन जाता है, ठीक है? पहले अफ्रीका के टच था, जब वो वहां से अलग होता है और एक भूभाग बन जाता है भारत, जो जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, जब वो बनता है और जब बारिश होना शुरू होती है, तब शुरुआत में छोटी छोटी जलधाराएं रही होगी और वो पानी चारों तरफ बहता होगा, जैसे कि हमने बनाया है इस तरह, ठीक है? इस श्रेणी पर कोई नदी नहीं थी, बस बारिश होती, यही पानी यहाँ पे चारों तरफ फैलने लगता, और जब धूप पड़ती तो यहीं से वो पानी वाष्पीकरण बनकर वो कहाँ पे जाने लग जाता है? वापस समुद्र में जाने लग जाता है, या बादल बन जाते हैं, बादल पानी को ले जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह की प्रक्रिया चलती होगी ये शायद, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि जब बारिश होती थी निरंतर, तो हर साल या हजारों साल बाद प्रोसेस चलती रही। तो चलने के कारण ये क्या होगा, ये जो धाराएं थी ना, ये गहरी होती गई। जब गहरी होती गई, और अब देखो, आप पढ़ते होंगे ना लाइब्रेरी में कहीं पे भी, ठीक है? तो आपने आपके दोस्तों को देखा होगा कि जो भंडारे लगते हैं ना, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कॉल कर दिया, तो ऐसे करके सबको कॉल चला जाता है। और जब पता चलता है ना कि हाँ, कि उस स्थान पे भंडारा है, ठीक है, तो वहां पे कितनी धाराएं मुड़ गई, वहां पे कितने बच्चे वहां पे पहुंच गए उस भंडारे के अंदर, ठीक है, जबकि उनको बुलाया भी नहीं गया था। तो यही चीज स्थिति यहाँ पे बनती है कि ये जो जलधारा इधर उधर बह रही है ना, जब एक गहरी जलधारा बन जाती है, जब एक गहरी जलधारा बन जाती है, उस जलधारा के कारण जो इधर बह रही है ना, वो नदियां पे किधर मुड़ जाती है? इधर मुड़ जाती है, ठीक है? क्योंकि ये ज्यादा गहरे होने के कारण ढाल कहाँ पे हो गया, इस नदी का ढाल इस तरफ हो गया। ये तो समझने वाली बात है।
लेकिन इनके लिए मुड़ने के लिए हमको ऊंचाई चाहिए होती है, ऊंचाई। तो इस विद्यांचल श्रेणी की जो ऊंचाई हमको मिलती है वो कितनी मिलती है? 843 मीटर। 843 मीटर। तो नदी की बात थोड़ी देर बात करेंगे, हम विद्यांचल श्रेणी की बात कर लें। तो ये जो स्थान की हम बात कर रहे हैं, ये स्थान है जनाबाव की पहाड़ियाँ, एमपी के अंदर है। इंदौर नाम सुना होगा आपने। इंदौर से लगभग 30 या 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में, मतलब कि यहाँ पे इंदौर स्थान होगा तो इंदौर के 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा में और इस तरफ, ठीक है, इस तरफ एक महू तहसील मिलती है हमको। उसी महू तहसील जो काफी ऊंचा क्षेत्र है, और ऊंचा क्षेत्र होने के कारण उसी महू को क्या कहा जाता है? इन पहाड़ियों को महू की पहाड़ियां कह देते हैं हम, ठीक है। और दूसरा फैक्ट की बात करें तो हमको यहाँ पे भगवान परशुराम का जन्म स्थान पे मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान परशुराम जी है उनका जन्म यहीं पे हुआ है, ठीक है। ये दो चीजें। अब सुनना, 843 मीटर की ऊंचाई होने के कारण, 843 मीटर की ऊंचाई होने के कारण ये नदी जो चंबल नदी का जो निर्माण हुआ है ना, वो इसी ऊंचाई के कारण हुआ है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे समझनी है हमको, वो है कि एक तो हमने लावा का पठार सुना है, तो लावा का पठार का जो निर्माण हुआ है ना, तो वो लावा इस पहाड़ी पर ही फैला है। तो एक तो बेसाल्ट चट्टाने बनेगी यहाँ पे, बेसाल्ट चट्टाने, बेसाल्ट चट्टाने बनेगी। दूसरा, हमने जब अरावली को पढ़ा था तो हमने देखा था कि अरावली के अंदर हमको लौह अयस्क मिलता है, मतलब कि चूना पत्थर की जो चट्टाने होती है, हमको चट्टाने मिलती है वहाँ पे, आग्नेय चट्टाने मिलती है। तो काफी सारी हमको वहाँ पे चट्टाने मिलती है। तो प्लस जो भी चट्टाने अरावली में मिल रही है ना, जैसे चूना पत्थर वाली चट्टाने हो गई, ठीक है। बेसाल्ट चट्टाने हमने लिख दी जो आग से बनती है। उसके बाद कठोर चट्टाने ये हमको मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये नदी जो निकली, ये नदी इन्हीं चट्टानों को काटते हुए निकली। लेकिन एक इंपॉर्टेंस और है इस पहाड़ी को लेकर, वो समझना। यहाँ पे क्या हुआ है कि आप खुद अंदाज देख के बताना। अब ये जो विद्यांचल श्रेणी है, यहाँ से एक नदी निकली, चंबल नदी, जो अपना पानी कहाँ पे लेके जा रही है? अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लेके जा रही है। यहाँ से एक नदी और निकलती है, आपने नाम सुना होगा, एमपी के अंदर से मध्य प्रदेश के अंदर से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। अपना जल कहाँ पे लेके जाती है मुझे बताओ? अरब सागर में लेके जाती है ना, ठीक है। अरब सागर में जल लेके जाती है। तो एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, वो है जल विभाजक रेखा। जल विभाजक रेखा नहीं बन रही है क्या? ये जो पहाड़ी है, ये दो जल विभाजक रेखा काम नहीं कर रही है क्या? एक नदी का पानी कहाँ पे? डायरेक्ट अरब सागर में, और एक नदी का पानी कहाँ पे? डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में लेके जा रही है, ठीक है। इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी विशेषता इस पहाड़ी की हमको मिलती है, वो है कि ये पहाड़ी भारत के मध्य में स्थित है। बिल्कुल बीचों बीच में तो नहीं है, लेकिन ये मध्य में स्थित है। और मध्य में स्थित होने के बाद एक ऐसी पहाड़ी है जो एक जल विभाजक रेखा का काम करती है, जिस पहाड़ी से अरब सागर में भी जल पहुंचता है और बंगाल की खाड़ी में भी जल पहुंचता है, ठीक है। ये हो गई ये बात, इस जो विशेषताएं इस पहाड़ी को लेकर थी वो बात हमने कर ली। जो चंबल नदी का उद्गम हो रहा है हम उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। फिर कल से हमारी चंबल नदी शुरू हो जाएगी, लेकिन जनाबाव पहाड़ियों को लेकर थोड़ी बात करनी थी तो हम वो कर रहे हैं। तो अब चंबल नदी का जो उद्गम हो रहा है उसको कर लेते हैं। देखना, समझना है यहाँ पे, चंबल नदी का जो उद्गम होगा ना, तो यहाँ पे ऊंचाई काफी ज्यादा है। लेकिन अगर बारिश कम हो तो फिर, बारिश अगर कम हो तो ऊंचाई का क्या मतलब रह जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बारिश कितनी हो रही है। तो यहाँ पे लगभग 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे बारिश होती है। राजस्थान के 80 से 100 सेंटीमीटर की बारिश कहाँ पे होती है? इन्हीं जनाबाव की पहाड़ियों पर, ठीक है। 80 से 100 सेंटीमीटर की बारिश। राजस्थान के लिए आपके क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे 80 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, ये आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन किन शाखाओं द्वारा उसमें बारिश की जाती है? अरब सागर की शाखा के द्वारा भी की जाती है, या सिर्फ बंगाल की शाखा के द्वारा भी बारिश की जाती है? ये क्वेश्चन आंसर आप देना। अब शुरू करते हैं। 100 सेंटीमीटर की बारिश होने के कारण काफी ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, इस स्थान पर जो जनाबाव की पहाड़ियां है, ठीक है। वहां पे ज्यादा बारिश हो रही है। ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि हमको काफी ज्यादा पानी मिल जाता है। पानी मिलने के बाद जब एक चंबल नदी का निर्माण हुआ, जब ऐसे जलधारा का निर्माण हो गया जो काफी गहरी हो गई, ठीक है, जो काफी गहरी हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके आसपास की जो जलधाराएं थी, छोटी छोटी जलधाराएं, वो क्या होने लगा, उनका मुड़ाव भी किस तरफ होने लगा? इसी नदी की तरफ होने लगा, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि एक नर्मदा नदी भी इसी पहाड़ी से निकलती है। तो ये दो ही नदियां यहाँ पे ऐसी मुख्य नदियां हैं जो अपना जल इतनी दूर दूर पहुंचाती है। उसके बाद जितनी भी आपको नदियां मिलेगी, उनकी लंबाई इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, या डायरेक्ट वो बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंचेगी, अरब सागर में भी नहीं पहुंचेगी, ठीक है। लेकिन ये दोनों नदियां ऐसी है
जो अपना जल कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में लेके जा रही है। ये नदी आगे चलकर भले ही यमुना में मिल जाती है, लेकिन ये नदी काफ़ी बड़ी है, ठीक है, काफ़ी गहरी नदी है। तो ये एक मुख्य नदी है यहाँ से, यहाँ पे निकलने वाली, और इसके अंदर मिलने वाली काफ़ी सहायक नदियाँ हैं, इसलिए हम इसको बड़ी नदी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 843 मीटर की ऊंचाई, 100 सेंटीमीटर की बारिश, चूना पत्थर, कठोर चट्टाने, बेसाल्ट चट्टाने, क्या स्थितियां बनी, क्या विशेषताएं निकल के आई। बारिश काफी शानदार हो रही है। पठार यहाँ पे हमको मिल रहा है, मालवा का पठार, ठीक है, जिसके ऊपर क्या फैला हुआ है, लावा बिछा हुआ है। तीसरा, यहाँ पे हमको ऊंची ऊंची पहाड़ियां मिल रही है, जिसको हम महू की पहाड़ियां कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि महू तहसील हमको मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये सारी विशेषताएं होने के कारण ये नदी भरपूर पानी लेके आगे बढ़ेगी। ठीक है, काफी ऊंचाई से बढ़ेगी, तो ढाल क्या होगा, तीव्र होगा। ढाल क्या होगा, तीव्र होगा। तीव्र ढाल होने के कारण ये काफी ज्यादा कटाव करेगी। ठीक है, काफी ज्यादा ये अपर्दन करेगी। तो ज्यादा अपर्दन करने के कारण ये नदी काफी गहरी हो जाएगी, और काफी गहरी होने के कारण इसका प्रभाव जो हमको देखने को मिलेगा वो राजस्थान के इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन यहाँ पे खेती के लायक थी, उसको क्या कर दिया, भेड़ों में बदल दिया इसने। ठीक है, ये प्रभाव कहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राजस्थान के अंदर भेड़ बनाने का। आगे तो यमुना में मिल जाती है ये, तो फिर आगे काफी ज्यादा चौड़ाई इसको मिल जाती है वहां पे, तो फिर वहां पे भेड़ों की ऐसी समस्या नहीं आती, लेकिन राजस्थान के अंदर ये काफी ज्यादा समस्या आती है। उसके बाद देखना, जब ये नदी का उद्गम यहाँ से होता है, तब इसको एक नाम दिया जाता है, और वो नाम दिया जाता है इस नदी को चरमावती नदी। ठीक है, तो एक तो चमड़े के लिए कहा जाता है इसको, एक त्याग के लिए कहा जाता है। ये बोला जाता है कि जो तपस्वी थे, वो उनके त्याग त्याग और चमड़े को लेकर ये बात कही गई है। ठीक है, तो अब लास्ट पॉइंट हमारा बचता है इस पहाड़ी को लेकर, या इस नदी के उद्गम को लेकर। यहाँ पे हमको कौन सी मिट्टियां मिलेगी, ठीक है, ये भी हमको जरूरी चर्चा करनी पड़ेगी कि मिट्टियां कौन सी मिलेगी। तो देखना, बेसाल्ट चट्टानें हमको मिल रही है, जो लावे से निर्मित होती है, मतलब कि सीधा अर्थ है काली मिट्टी ये अपने साथ लेके जाएगी। दूसरी चीज, जो पहाड़ी है वो अरावली के साथ निर्मित हुई थी, लेकिन जो लावा बिछा वो काफी बाद में बिछा था। तो जो पहाड़ी है, जब नदी कटाव करेगी, जब कटाव करेगी तो जहां तक वो चट्टाने आएगी लावा वाली वो ठीक है, लेकिन जहां से इस पहाड़ी की चट्टाने का कटाव होने लगेगा, तब से मिट्टी बदल जाएगी। तो जो मिट्टी बदलेगी उसका जो रंग होगा वो लाल पीला होगा, के कारण हम इस मिट्टी को क्या कहेंगे, लाल पीली मिट्टी भी कह देंगे। दो प्रकार की मिट्टी हो गई, एक काली मिट्टी, एक लाल पीली मिट्टी। ठीक है, उसके बाद जब काफी सारी मिट्टियां और काफी सारे पेड़ पौधे एक साथ मिलकर घुलकर एक नई मिट्टी का निर्माण कर देंगे, वो कच्छारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो ये चारों मिट्टियां हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, और जहां पे हमको काली मिट्टी देखने को मिलेगी वहां पे कपास की खेती काफी अच्छी होगी, अफीम की खेती काफी अच्छी होगी, गेहूं की खेती काफी अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरह की कृषि हमको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ये स्थिति। और बारिश अच्छी हो रही है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में चंबल नदी को लेकर यही बात करनी थी कि इसका उद्गम हो रहा है, उसकी विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जब ये नदी काफी गहरी होने लगी, तब हमारे सामने समस्या क्या आने लगी। इसका जवाब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछे।